नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में यह हैरानी इन दिनों आम है कि नरेंद्र मोदी सरकार भला ऐसा कैसे कर दे रही है। जैसे पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की उसकी कोशिश है, या जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ साझा सरकार और आरक्षण का मामला है। नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार जो सोचते थे, जो कहते थे, उससे अलग हटकर यदि सरकार में आज व्यवहार है तो कईयों के लिए ये सदमे की बात है, तो कुछ के लिए आश्चर्यजनक। बड़ा और गंभीर मसला है ये, इसलिए कि वाजपेयी सरकार के वक्त भी ऐसा हुआ था और मोदी सरकार के वक्त भी ऐसा है कि कई मामलों में कांग्रेस बनाम भाजपा की केंद्र सरकार का फर्क नहीं मिलेगा। भाजपा और संघ परिवार ने कोर एजेंडा हाशिए में छोड़ दिया है। जैसे आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ में अलग विचार रहा है, पर हरियाणा में उसकी सरकार ने अब जाट के साथ त्यागी, जाट, सिख, विश्नोई और रोर जैसी ऊंची जातियों को भी आरक्षण देने का फैसला लिया। यदि त्यागी या कि भूमिहार हरियाणा में आरक्षण पा रहे हैं तो यूपी और बिहार में भी बात उठेगी, महाराष्ट्र में मराठा उठ खड़े होंगे। सो भाजपा और संघ आरक्षण का दायरा घटाने के बजाय बढ़ाने की दिशा में चल पड़े। ऐसे ही पठानकोट पर आतंकी हमले की जांच में पाक टीम को अनुमति बहुतों के लिए हैरानी भरी है। तभी दलील है कि भारत राष्ट्र राज्य का अपना कुछ ऐसा नीतिगत खांचा है जिसमें हर सरकार को बंधना होता है। सभी देशों में ऐसा होता है। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन जाए, उसका व्यवहार देश की विशिष्ट नीति व सोच में बनता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस की लाल फीताशाही में उलझ गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में उनके किसी एजेंडे पर अमल नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि काम करने के लिए बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पा रही है। माहिरीन जराये के मुताबिक उनकी टीम को पंजाब पहुँचे हुए 4 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक कायदे से उनके बैठने की जगह तय नहीं हुई। प्रशांत किशोर को बहुत पेशेवर अंदाज में काम करने का तजुर्बा रहा है। गुजरात में वो नरेंद्र मोदी के साथ रहते थे और बिहार में तो नीतीश कुमार के बंगले में ही उनके रहने का इंतजाम था। इसके अलावा उनकी टीम के लिए वॉर रूम अलग बना हुआ था जिसमें सारी सहूलियात मौजूद थी, लेकिन पंजाब में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। उनकी टीम के करीबी जराये का कहना है कि उन्हें हर चीज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अभी उनकी टीम ठीक तरीके से सेटल नहीं हो पाई है। ये इसके बावजूद हो रहा है कि वो मुसलसल सीधे राहुल गांधी के राब्ते में हैं। राहुल गांधी के हुक्म के बावजूद दोनों सूबों में कामकाज की रफ्तार काफी सुस्त है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिला सतह से पार्टी के सरगर्म कारकुनान की एक फहरिस्त मांगी थी, जिसे अभी तक मुकामी रहनुमा जुटा रहे हैं। उनके बनाए फॉर्म को लेकर सूबे के रहनुमा नाक भौंस सिकोड़ रहे हैं और ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके बनाए लंबे चौड़े एजेंडे पर अमल के लिए पैसा कहां से आएगा। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को 5 सूबों के इंतखाबात के बाद पार्टी सदर की कमान मिल सकती है। 19 मई को 5 सूबों के इंतखाबात के नतीजे जाने वाले हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि उनके दाखिली सर्वे के मुताबिक कांग्रेस बहुत अच्छा मुजाहरा करेगी। कांग्रेस के अपने दाखिली अंदाजे के मुताबिक असम में वो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर वो हुकूमत साजी करेंगे। मगरबी बंगाल में भी कांग्रेस रहनुमा चौंकाने वाले नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके से मफाहमत की वजह से कांग्रेस का हौसला बढ़ा है। केरल में जरूर पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन कुल मिलाकर उसे बेहतर मुजाहरे की उम्मीद है और इसी वजह से कांग्रेस में खानदान के भरोसेमंद लोग चाहते हैं कि जून में उनको सदर बना दिया जाए। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि राहुल को सदर बनाने से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के इंतखाबात में पार्टी को फायदा होगा। पार्टी के जराये का कहना है कि 2 इख्तिदार के मरकज होने की वजह से कामकाज में परेशानी आ रही है। जब भी कोई मामला सोनिया गांधी के पास पहुँचता है तो वो उसे राहुल के पास ले जाने की बात करती है और राहुल उसे देखने के बाद कहते हैं कि कांग्रेस सदर से इसकी मंजूरी कराएं। इस वजह से 10 सूबों में सूबाई सुदूर की तकर्रूरी का मसला अटका है, तो पार्टी की कौमी तंजीम में भी रद्दोबदल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुमकिन है कि ऐवान का बजट इजलास खत्म होने और 5 सूबों के इंतखाबात के नतीजे आने के बाद राहुल को सदर बना दिया जाए।
बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अपनी पार्टी का दायरा बढ़ा रहे हैं। अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल और बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम का इंतजाम जनता दल यू में हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी पार्टियों का इंतजाम जेडीयू में हो सकता है, जिसकी कमान नीतीश कुमार संभालेंगे। लेकिन बिहार में इत्तेहाद की बड़ी हिमायती आरजेडी का इंतजाम नहीं होने जा रहा है। गौरतलब है कि जनता परिवार के इंतजाम की बहस आरजेडी और जेडीयू के इंतजाम के इम्कानात से शुरू हुई थी। इसमें समाजवादी पार्टी को भी शामिल करना था, लेकिन पहले सपा ने फच्चर डाला और बाद में आरजेडी भी पीछे हट गई। बिहार में हुकूमत साजी करने के बाद इस बात की काफी कोशिश हुई कि आरजेडी और जेडीयू का इंतजाम हो जाए, लेकिन माहिरीन जराये का कहना है कि लालू प्रसाद और उनके खानदान की हिचक की वजह से इंतजाम का मामला टल गया। ये भी कहा जा रहा है कि उनके नए समधी मुलायम सिंह यादव की वजह से भी उन्होंने इंतजाम नहीं करने का फैसला किया। नीतीश कुमार की नई पार्टी का पहला इम्तिहान उत्तर प्रदेश में है। वहाँ इंतजाम और इत्तेहाद के जरिए वो एक नया महाज खड़ा करेंगे, लेकिन इस बात में शक है कि लालू प्रसाद की पार्टी उस महाज का हिस्सा होगी या नहीं। मुलायम सिंह की वजह से वो किसी महाज में शामिल होने से हिचक रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी झारखंड में नीतीश कुमार के बनाए महाज में शामिल रहेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ नीतीश की मफाहमत होगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अब भी कशीदगी बनी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच हुए 2020 मुकाबले के बाद तलबा के दो ग्रुपों के बीच झड़प हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने कैंपस के अंदर घुसकर तलबा को बुरी तरह से पीटा है। तलबा के बीच कशीदगी को देखते हुए कैंपस में सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती से बात की है और उन्होंने फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया है। इसी बीच एनआईटी श्रीनगर में पढ़ने वाले कश्मीर के बाहर के तलबा ने सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मुकामी तलबा ने हिंदुस्तान की हार पर जश्न मनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और बाद में तिरंगा फहराने वाले तलबा से मारपीट की। कश्मीर से बाहर के तलबा ने कहा है कि उन्हें असातिज़ा की ज्यादती से भी बचाया जाए, क्योंकि वो उन्हें फेल करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान मुखालिफ असातिज़ा और तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। साथ ही पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ एनआईटी के गेट पर तिरंगा फहराने का मुतालबा किया है। एनआईटी श्रीनगर में तलबा पर हुई पुलिस कार्रवाई की दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मजम्मत की है। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट करके कहा कि कश्मीर में बीजेपी उन लोगों को पीट रही है जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जबकि पूरे मुल्क में उन लोगों पर हमला कर रही है जो ऐसे नारे नहीं लगा रहे हैं। श्रीनगर के तलबा पर हुए लाठीचार्ज की मजम्मत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और पीडीपी को फौरी तौर पर इसे बंद करना चाहिए। उनके हामी और दिल्ली के डिप्टी वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि तलबा कॉलेजों में अपना मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं, लेकिन मुल्क भर में हुकूमत उनको निशाना बना रही है और उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों के हिंदुस्तान में घुसने का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ग्रे कलर की एक स्विफ्ट डिजायर कार में 3 दहशतगर्द घूम रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि उनके पास असलाहा है और वो 3 शहरों को निशाना बना सकते हैं। पुलिस के अलर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों के निशाने पर दिल्ली, गोवा और मुंबई हैं। पुलिस ने कहा है कि कार में 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द और एक पंजाबी शहरी है। उनके पास सुसाइड बेल्ट होने का खदशा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के इत्तला की बुनियाद पर पंजाब पुलिस ने यह अलर्ट जारी किया है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ज्वेलर्स की तहरीक की हिमायत में उतरे हैं। उन्होंने आज जंतर मंतर पर जाकर तहरीक की हिमायत की और कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से ज्वेलरी के कारोबारियों पर लगाया गया 1% का टैक्स उनको मार डालने की कोशिश है। राहुल ने मुजाहिरीन को खिताब करते हुए कहा कि ये पैदावार टैक्स नहीं है, बल्कि ज्वेलरी कारोबारियों के कत्ल की कोशिश है। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहम मंसूबे मेक इन इंडिया के निशान शेर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुल्क के 5-10 कारोबारी इस बब्बर शेर के पीछे खड़े हैं और छोटे कारोबारियों को खत्म किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में आईपीएल मैच कराने को लेकर हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि जिन जगहों पर ज्यादा पानी है वहां मैच कराया जाना चाहिए। अदालत ने बीसीसीआई से ये भी पूछा है कि अवाम ज्यादा जरूरी है या आईपीएल। इससे पहले मंगल को आईपीएल के सदर राजीव शुक्ला ने पानी की कमी की वजह से महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मैचों को दूसरी जगह मुंतकिल करने से इनकार कर दिया था। 9 अप्रैल से शुरू होने वाले मरहले में मुंबई, पुणे और नागपुर में आईपीएल मैच होने वाले हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अपनी जगह तथ्य है कि भारत राष्ट्र राज्य नेहरू के बनाए आइडिया ऑफ इंडिया में बंधा हुआ है। नेहरू की गौर विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार भी कई मायनों में उसी रास्ते पर है जिसमें कांग्रेस की सरकारें चली है।
कोई सरकार हो, पाकिस्तान के प्रति वह लुंजपुंज रहेगी, उससे अमन की उम्मीद रखेगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। नरेंद्र मोदी हुकूमत की अपने कामकाज में बीजेपी और आरएसएस के उसूलों को नजरअंदाज कर रही है। क्या आरएसएस बीजेपी के नजरिए और मरकजी हुकूमत के कामकाज में फर्क है? जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ हुकूमत साजी करने, रिजर्वेशन की तौसीह करने और पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम को हिंदुस्तान बुलाकर पठानकोट हमले की तफ्तीश कराने जैसे कई फैसले हैं जिनसे ये सवाल खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के तई आरएसएस और बीजेपी की एक सोच रही है। दहाइयों से आरएसएस और बीजेपी का मानना है कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है और उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस पर ऐसा एतमाद दिखाया जैसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया था। तभी फॉरेन सर्विस के एक सीनियर अफसर ने कहा कि ऐसा मासूम यकीन तो लोग अपने दोस्तों के तय नहीं दिखाते जैसा नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के तय दिखाया। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक अफसर को पठानकोट की तफ्तीश के लिए बनाए गए ज्वाइंट तफ्तीशी कमीशन में शामिल किया गया और मोदी हुकूमत ने उसे पठानकोट एयरबेस में जाकर तफ्तीश करने की मंजूरी दी। इसका नतीजा क्या निकला ये सबके सामने है। मरकजी हुकूमत ने चीन पर एतमाद किया जिसके बारे में दगा देने की पुरानी सोच है। उसने मसूद अजहर पर पाबंदी आयद करने की हिंदुस्तान की तजवीज पर वीटो करके अपनी सोच जाहिर भी कर दी है। तभी ये सवाल उठा है कि बीजेपी और आरएसएस हिज़्ब अख्तलाफ में रहते हुए कांग्रेस को जो काम करने से रोकते थे वही काम खुद क्यों कर रहे हैं? क्या ये इक़्तिदार में होने की मजबूरी है या कोई बाहरी दबाव है? इसी तरह रिजर्वेशन का मसला है। आरएसएस की सोच हमेशा रिजर्वेशन को लेकर अलग रही है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने गुज़िश्ता एक साल में कम से कम 2 मरतबा रिजर्वेशन के मौजूदा निजाम की कमियों की तरफ इशारा किया और इसके तज्जिये की बात कही, लेकिन हकीकत में इससे उल्टा हो रहा है। हरियाणा में जाटों की तहरीक के बाद सूबे की बीजेपी हुकूमत ने जाटों को रिजर्वेशन देने का बिल पास किया। सूबाई हुकूमत ने मजीद कुछ आला बिरादरियों को रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। हरियाणा में जाटों को रिजर्वेशन देने के बाद ये तय है कि महाराष्ट्र में मराठों की रिजर्वेशन तहरीक दोबारा शुरू होगी और इससे गुजरात में पटेल रिजर्वेशन का मुतालबा और भड़केगा। आंध्र प्रदेश में कापू तहरीक भी तेज होगी। अगर बीजेपी की हुकूमत एक जगह मजबूत बिरादरी को रिजर्वेशन देती है तो उसी की हुकूमतें दूसरी जगह दूसरी बिरादरियों को कैसे रोकेगी? एक बड़ा सवाल ये भी है कि जात बिरादरी की बजाय इक्तसादी बुनियाद पर रिजर्वेशन देने की तरफ बढ़ने का रास्ता क्या इससे बंद नहीं होता है? ऐसे ही जम्मू कश्मीर का मामला है। ये जनसंघ का एक अहम मुद्दा रहा है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं चलने देने को लेकर जनसंघ वजूद में आया था, लेकिन बीजेपी उसी निजाम में हुकूमत चला रही है जिसकी मुखालफत करती रही है। सूबे में हुकूमत साजी के लिए पार्टी ने आर्टिकल 370 के मसले को ठंडे बस्ते में डाला है। ये माना जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक मसले में हुकूमत की कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन क्या ऐसी ही मजबूरियां रिजर्वेशन और कश्मीर के मसले पर भी है? अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत के नीतिगत खाके पर चर्चा करेंगे। हर देश पार्टी नेता से अलग एक नजरिया बनाए होता है। पाकिस्तान एक नजरिए से बंधा हुआ है तो हम अपनी बुनावट के नजरिए में बंधे हैं। ऐसे ही अमेरिका या जापान व रूस है, सबकी एक राष्ट्रनीति होती है, उसी में सरकार अनजाने बंधी रहती है। क्या ऐसा मोदी सरकार के साथ भी है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, केंद्र की मोदी सरकार की कई नीतियों पर हैरानी भी है, उनके समर्थकों में सदमा भी होता है। मतलब भले जम्मू कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान की जांच टीम का मामला हो, आरक्षण का मुद्दा हो, कि ये सरकार एक तरह से कई मायनों में कांग्रेस की तरह काम करती हुई लग रही है। ये इसका क्या जवाब हो सकता है? देखिए, एक बुक रिलीज हुआ जॉर्ज वर्गीस का, पाकिस्तान पे किताब थी, शिवशंकर मेनन पिछली सरकार में जो थे, वो भी एक वक्ता थे। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, किसी ने उनसे सवाल पूछा बाद में कि ये सरकार वही नीतियां फॉलो कर रही जो मनमोहन सिंह की सरकार करती थी। तो उनका जवाब था, देखो, हर सरकार प्रो इंडिया
निर्णय लेती है जो कि उसके सेल्फ इंटरेस्ट में हो। ऐसा नहीं है कि ये मनमोहन सरकार है, मनमोहन सिंह जो चाहेंगे वो लेगी, ये नरेंद्र मोदी सरकार, हालांकि ये हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक लेवल पे वो डिसीजंस होते हैं जो कि देश के हक में है। एक सर्टेन रियलिटी है स्टेट क्राफ्ट का, जियोपॉलिटिक्स का, जिसकी बेसिस पे ये निर्णय होते हैं कि प्रो इंडिया है कि नहीं। पर नरेंद्र मोदी या भाजपा जब विपक्ष में थे तो वो भी प्रो इंडिया के हिसाब से भारत के हित में सोचते हुए उन्होंने एक खाचा बनाया, नीतियां बनाई, अपने स्टैंड बनाए, पर सत्ता के आने के साथ में उसमें बदलाव नजर आए। ये कैसे संभव है कि भाई संघ परिवार पूरी तरह आरक्षण को लेकर ये मानता रहा कि इस पे पुनर्विचार हो, मोहन भागवत कहते रहे, लेकिन अभी हरियाणा के अंदर जाट भी है, त्यागी भी है और सिख जाट भी है, ये भी सब आ गए हैं, तो ये पूरा एक पंडोरा बॉक्स, हाँ पंडोरा बॉक्स नहीं हो गया ये? देखिए, आरक्षण को लेके जब विपक्ष में थे भाजपा बहुत सालों से, और खासकर आरएसएस, वो मानते रहे कि आरक्षण से अब दूर हटना चाहिए, मेरिट पे चीजें चलनी चाहिए, वो आइडियलिस्टिक सोसाइटी में अपनी जगह है। लेकिन हमारा समाज बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, सालों से, दशकों से, सदियों से नहीं मिली है। तो एफर्मेटिव एक्शन जिसको कहते हैं उसको वो भरपूरी करता है कि उनको मौके दिए जाएं। तो आरक्षण उसका एक स्वरूप है। तो ये लोग मानते थे, लेकिन पावर में आए मोहन भागवत जी ने बिहार इलेक्शन से पहले 2 बार इसका जिक्र किया, और कई लोग मानते हैं कि भाजपा बिहार का चुनाव इसी वजह से हार गई। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की, समाज की, देश की, स्टेट की, गवर्नेंस की एक रियलिटीज हैं हिंदुस्तान की, इसको रियलिटी कहें या इसको राजनीतिक मजबूरी कहें, जो भी कहिए, रियलिटी को राजनीतिक मजबूरी कह दीजिए, वो है। एक राइटिंग ऑन द वॉल होता है कि समाज इस हद तक गया है, तो वो आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तब फिर सरकार परिवर्तन के साथ में, सत्ता परिवर्तन के साथ में चेंज कहां से आएगा? फिर बदलेगा कैसे देश? फिर तो यथास्थिति में ही चलेगा। देखिए, एक हद तक इसीलिए तो कहा जाता है कि सरकारें बहुत मामूली तरह से परिवर्तन ला सकती है। फंडामेंटल चेंजेस लाना सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये चेंजेस आते हैं समाज द्वारा, एक क्रांति द्वारा, एक लोग जब इकट्ठे होते हैं, सरकार पे दबाव डलता है, कंसेंसस बनता है, तब चेंजेस आते हैं। नहीं, लेकिन विदेश के अंदर अमेरिका या ब्रिटेन या ये, वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में, कि अगर थेचर आ गई है तो पूरा लेबर एक वो सिनेरियो बदल जाएगा, या वहीं रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक में चेंज तो फंडामेंटल वहां हो जाते हैं उसी सिस्टम में। लेकिन यहाँ ज्यादा मुश्किल है। हमारी बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, उसमें बहुत ही गरीब अमीर, इस जात पात का बहुत एक फैक्टर है, असमानताएं। उस नाते आप मानते हैं कि नेहरू का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी ढल गई, ये माना जा सकता है? देखिए, मैं वहां तक नहीं कहूंगी कि नेहरू के उसमें ढल गई है ये सरकार, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत कहते हैं, पहले कहा कि भारत माता की जय बोलना चाहिए, अब कहते हैं जरूरी नहीं है, जिसका मन है वो कहे, जैसे होना चाहिए। कोई एग्नोस्टिक है, कोई बिलीवर नहीं है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी, हमारे देश की खूबी तो यही है ना। तो सबको अपना हक होना चाहिए, अपनी देशभक्ति को अपने तरीके से व्यक्त करना। तो ये एक बैक ट्रैकिंग तो हुआ है ना, तो ये कुछ देख के हुआ है ना, जो उथल पुथल पैदा हुई देश में। तो मुझे लगता है उसी तरह समाज की रियलिटी और सरकार की रियलिटी। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जेपी माथुर जो अब जिंदा नहीं है, जो वन ऑफ द फाउंडर्स थे जनसंघ के, जब वो हुआ था पैदा, तो उन्होंने एक बार, मुझे एनडीए की सरकार थी, उन्होंने मुझे कहा था, देखो अभी तो हमने बैक बर्नर पे हमारे कोर मुद्दे रख लिए हैं, जैसे टेम्पल का मुद्दा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, या आर्टिकल 370 को दूर करने का है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम मेजॉरिटी में भी आ गए तो ये करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार में आना एक चीज है, सरकार को चलाना दूसरी चीज है। मैं बहुत बार याद करती हूँ उनके ये शब्द
क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी देश की, जो जिस तरह से व्यवस्था, मतलब ये कि देश की बुनावट से कई चीजें बन जाती है और वो बुनावट जो है सरकार को और सत्ता का मिजाज एक सा बना देती है कि पाकिस्तान की एक बुनावट बन गई तो बन गई, इसी तरह भारत की एक बुनावट है जिसमें सबको चलना ही पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान नहीं, मतलब ये इस हर देश की, मतलब पाकिस्तान की तरह हर देश का मिजाज है। बिल्कुल मिजाज है, बिल्कुल है कि अगर आप कहेंगे फॉर इंस्टेंस कि हमारे यहाँ 180 मिलियन माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं और हैं। मुस्लिम्स के बारे में बहुत लोगों को लगता है कि इस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो भी उनकी धारणा है, पर क्या आप उनको अरब ये इंडियन ओशन में फेंक देंगे? क्या आप उनको बाहर कर देंगे? क्या एक नया देश करेंगे? क्या उनको साथ लेके चलना ही पड़ेगा? ये आपके देश की एक रियलिटी है। अगर अखंड देश रहना है तो यूनाइटेड देश रहना नहीं, रियलिटी से ज्यादा ये बुनावट का मसला ज्यादा है। बुनावट का है कि अमेरिका की एक तरह की बुनावट है तो वो वैसा ही रहेगा भले कोई भी राष्ट्रपति हो, ये एक ज्यादा मामला निकलता है। और एक सफर भी है ना, एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक सफर, इतिहास, विरासत, ये भी फैक्टर है। ये नहीं कि आप आए तो झटके से, जैसे मुझे याद है अडवाणी जी होम मिनिस्टर जब बने थे वाजपेयी जी की सरकार में, तो उन्होंने तुरंत आके कहा था कि पाकिस्तान जो आ रहे हैं हॉट परस्यूट करना चाहिए, पर बहुत जल्दी वो शांत हो गए थे और तरीका, क्योंकि रियलिटी अपना एक दिखाती है रास्ता। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।